हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे हरियाणा के बजट के बारे में। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको पहले वेलफेयर स्कीम्स भी करा दी हैं। अगर आपने वो हमारी क्लास नहीं देखी है, उसको मैंने बहुत ट्रिक्स के साथ बहुत ईजी तरीके से कराया है। अगर आपने वो हमारी क्लास नहीं देखी है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप वो क्लासेस देख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास में हरियाणा के बजट को पढ़ना, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। चाहे आपका एचएसएससी टीजीटी का एग्जाम हो, चाहे आपका एचसीएस का एग्जाम हो, या फिर आपका एचएसएससी टीजीटी का एग्जाम हो, सभी एग्जाम में जो बजट का टॉपिक है वो पूछा जाता है। क्योंकि पिछली बार जो सीईटी का एग्जाम हुआ था उसमें भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो स्टार्ट कर देते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया बजट सारांश। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये कौन से नंबर का बजट है, किसके द्वारा पेश किया गया है। ठीक है, ये जो हमारा बजट है ना, ये आपका 23 फरवरी को पास किया गया है। पिछला जो बजट था वो 8 मार्च को पास हुआ था। ठीक है, यानी कि पिछली बार जो महिला दिवस था ना, 8 मार्च फीमेल महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर बजट पास हुआ था पिछली बार का। ठीक है, उस पर बहुत सारी घोषणाएं भी की गई थी, जिसमें महिलाओं के लिए बहुत सारी स्कीम्स भी थी। तो अगर आप वो भी पढ़ना चाहें ना, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, पिछली बार का भी पूछ ले, तो वो भी मैंने अपने चैनल पे करा रखा है। उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं। और अब का जो बजट है वो हमारे वित्त मंत्री, हमारे हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी, उनके द्वारा ही पेश किया गया है। ठीक है, जो बजट है वो 23 फरवरी को पेश किया गया। अब की बार का जो बजट है वो 23 फरवरी को पेश हुआ है, और पिछली बार का जो बजट था वो 8 मार्च को पेश हुआ था। अब की बार जो बजट का जो टोटल एस्टिमेट लगाया कि अब की बार जो सरकार है वो इतना खर्चा करेगी, तो ये है आपका 1,83,950 करोड़। तो आप 183 भी याद रखेंगे तो भी आपका चल जाएगा, क्योंकि बहुत सारा डाटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो अब की बार का जो बजट पास हुआ है वो 1,83,950 करोड़ रुपए का हुआ है। और पिछली बार का जो बजट का एस्टिमेट है ना, रिवेन्यू एस्टिमेट, यानी कि इन्होंने सरकार ने इतना खर्च किया है, इसका मतलब होता है कि अब तक सरकार कितना पैसा खर्च कर चुकी है। तो 1,64,000 करोड़ रुपए तक का जो निवेश है वो सरकार लगा चुकी है, यहाँ पर इतना खर्च कर चुकी है। पर जो पिछली बार बजट का जो टारगेट रखा गया था, जो बजट पास हुआ था, वो 177 लाख करोड़ का बजट पास हुआ था। ठीक है, और इतना इन्होंने अब तक खर्च कर लिया है। और अब की बार का जो बजट है वो 183 करोड़ रुपए का टोटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, जो कि कितना ज्यादा होगा, 11.6% ज्यादा होगा पिछले बजट से। ठीक है, तो आपको याद रखना है, क्या पता आपसे सीधा का सीधा परसेंटेज पूछ ले, आपसे पूछ ले कि कितने परसेंट अधिक है, तो 11.6% अधिक है। ठीक है, और कितना है, 1,83,950 करोड़ रुपए है। ये सब बातें याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद है वर्ष 2014 से अब इन्होंने क्या किया है, कंपैरिजन किया है। जैसे पिछली बार भी इन्होंने कंपैरिजन किया था, जो हमारा इंडिया का बजट है उसमें भी इसको कंपेयर किया गया था कि जिस तरीके से हमारे यहाँ पर पहले ऐसे डेवलपमेंट होता था, पहले हम इतने आगे थे, हमारी जीडीपी में इतना योगदान था, अब हमारा इतना योगदान है। उसी तरीके से सेम टू सेम पैटर्न हरियाणा ने भी लागू किया है। और हरियाणा ने 2022 से 23 तक की हरियाणा की जीएसडीपी की वार्षिक चक्रवृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर। अब स्थिर मूल्य क्या होते हैं, यहाँ पर कोई भी बेस ईयर होता है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई 2011 का बेस ईयर लेकर चलते हैं यहाँ पर, और उसके आधार पर ही क्या निकाली जाती है, जीएसडीपी निकालते हैं ये। तो ये कितनी रही है, इस 2014 से लेकर 2023 तक के ईयर में ये 5.62% रही है। जबकि इस अवधि में राष्ट्र की जीडीपी की वार्षिक चक्रवृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर 4.58% रही है। ठीक है, ये याद रख लेना आपको, इंपॉर्टेंट है। इस अवधि की जो जीडीपी की चक्रवृद्धि दर है वो 4.58% है। ये जीएसडीपी क्या होता है, जिस तरीके से आपके देश में जीडीपी होती है उसी तरीके से राज्यों की जीएसडीपी निकाली जाती है। ठीक है, तो हमारा जो हरियाणा है ना, वो तो वैसे भी जीडीपी में बहुत अधिक योगदान देता है। तो वर्ष 2000 अब यहाँ पर बात कर रहा है कि हमारे यहाँ पर जो वर्ष 2022 से 23 में जीएसडीपी में हमने कौन से सेक्टर में कितना योगदान दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। वैसे अगर आप इसको नोट नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसकी जो पीडीएफ है ना, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। तो आप वहां से ये जो मेरी ये वाली पीडीएफ है जिस पर मैंने लिखा भी है, ये शेयर कर दूंगी मैं। ठीक है, यहाँ पर वर्ष 2022 से 23 में जीएसडीपी में जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में और टर्शरी सेक्टर में अलग अलग परसेंटेज आता है कि हम प्राइमरी सेक्टर पर इतना खर्च करेंगे, सेकेंडरी सेक्टर्स पर इतना खर्च करेंगे। तो जब हमारा देश आजाद हुआ था तब हम सबसे ज्यादा आगे प्राइमरी सेक्टर्स में थे। प्राइमरी सेक्टर्स में क्या आता है, जैसे कृषि आती है। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या आता है, कृषि आती है। ठीक है, तो
अब यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर जो हरियाणा सरकार है, उन्होंने प्राइमरी सेक्टर में क्या किया है, प्राइमरी सेक्टर में 19.6% जो पैसा है वो लगाया है। इसके साथ साथ सेकेंडरी सेक्टर में 29.7% और टर्शरी सेक्टर में 50% का योगदान है। अब आप देखिए, जब हमारा देश आजाद था तब हम प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसा लगाते थे, यानी कि कृषि पर सबसे ज्यादा पैसा लगता था। अब हमारे यहाँ टर्शरी सेक्टर्स पर पैसा लगता है, जैसे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, या जो भी सर्विस सेक्टर होता है वहां, उसे हम टर्शरी सेक्टर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। फर्स्ट वाले में 19% है, फिर आगे आप 10 ऐड करेंगे तो सेकेंडरी सेक्टर में हमने 10 ऐड किया तो वहाँ 29% है। इसके बाद टर्सरी सेक्टर में 50.7% है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रख लेनी है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको यहाँ बताया है। इसके बाद ओवरऑल डेब्ट स्टॉक भी निर्धारित सीमा में रखने में सफल रहे हैं, यानी कि एक तरीके से ना डेब्ट होता है, ऋण होता है, उसे भी हमें एक लिमिट में रखना पड़ता है। तो ये हमने कितना रखा है, संशोधित अनुमान, यानी कि जो रिवेन्यू एस्टीमेट है 2022 से 23 का, ये 2022 से 23 की बात हो रही है आपके, और आगे वाले पेज पर आपके 23 से 24 की बात, 23 से 24 वाली बात होगी। ठीक है, यहां पर जो ऋण है ना वो जीएसडीपी अनुपात कितना है, 25.78% रहा है हमारा। और नेक्स्ट में भी हमने बस यहाँ इन पॉइंट्स में चेंज किया है, 78 है ना, यहाँ आगे हमने बस इन पॉइंट्स में चेंज किया है, आगे वाला जो हमारा 25 है वो सेम है। और ये कितना होता है, मतलब कितनी निर्धारित तक हम यहाँ पर ऋण सीमा रख सकते हैं, 33% रख सकते हैं। ठीक है, तो 33% में से हमने 25.78% कब रखा था, रिवेन्यू एस्टीमेट में रखा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देती हूँ कि जो अब की बार का बजट है उसे हमने कौटिल्य बजट का नाम दिया है। पिछली बार का जो बजट था उसे हमने वज्र बजट का नाम दिया था। कौटिल्य बजट का मतलब ये है कि इस बार के बजट में हम क्या करेंगे, ऑल ओवर डेवलपमेंट करेंगे कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है। ठीक है, पिछली बार का बजट जो है ना उसमें जिस तरीके से मोटे अनाजों पर ज्यादा बल दिया गया था, इस तरीके की बातें कही गई थी। और इस यहाँ पर बजट का जो थीम है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर चलना है। आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टॉपिक ईवीएस में भी पढ़ा होगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और आप इसको पढ़कर जाना। इसके जितने थीम्स हैं, एजेंडा 21 है, वो सब पढ़ के जाना। ठीक है, यहाँ पर अमृतकाल का फर्स्ट बजट है ये, मतलब जो हम 2022 तक अमृत काल मना रहे थे, तो अब क्या मना रहे हैं, ये 2022 से 2047 तक चलेगा, ये 25 साल तक चलेगा। ठीक है, और ये अमृत काल का क्या है, फर्स्ट बजट है। इसके बाद जो आगे आएगा वो सेकंड होगा, उससे नेक्स्ट क्या होगा, थर्ड होगा। तो इस तरीके से ना आपके जो बजट है ना वो क्या होते जाएंगे, मतलब अमृत काल का पहला बजट, अमृत काल का दूसरा बजट, इस तरीके से बनते जाएंगे। तो ये फर्स्ट है, आपको याद रख लेना है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हमारे यहाँ पर अब ये बजट का सारांश दिया गया है। मैंने आपको बताया था ना, हमने यहाँ पर 2022 से 23 वाला पढ़ा है। यहाँ पर कितना है, 25.78% है, और यहाँ पर ये कितना है, आप देखिए 25.45% है। पिछली बार का 78 था, अब की बार का 45% है। ठीक है, तो आप याद रख लेना, ये 2023 से 24 का जो ऋण स्टॉक जीएसडीपी का है वो कितना है, 25.45% है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद पूंजी परिसंपत्ति के सर्जन के लिए 57,878 करोड़ रुपए का प्रीव्यय है। अब यहाँ पर आप पूछेंगे पूंजीगत परिसंपत्ति क्या होती है। ये पूंजीगत कैपिटल जो है ना, मतलब पूंजीगत परिसंपत्ति वो होती है जिससे जो सरकार है ना, उसकी जो इकोनॉमी है वो उसको मजबूती मिलती है, तो उसे हम पूंजीगत परिसंपत्ति कहते हैं। जैसे सरकार को जिन चीजों से पैसा मिले वो है पूंजीगत परिसंपत्ति, और जो सरकार व्यय करती है वो क्या होता है, राजस्व परिव्यय होता है। जैसे सरकार पेंशन बांटती है, भत्ते बांटती है, बेरोजगारी भत्ते देती है, सामाजिक योजनाएं चलाती है, जिसमें सरकार का पैसा चला जाता है। ठीक है, एक किस्म से ये कह सकते हैं। और पूंजीगत परिसंपत्ति में हम क्या कहेंगे, जैसे सरकार विनिवेश कर देती है, बहुत सारी चीजें बेच देती है ना, उधार लेती है, तो उससे तो सरकार को पैसा आ रहा है, तो पूंजीगत परिसंपत्ति है। इसके सर्जन के लिए 57,878 करोड़ रुपए का परिव्यय है, जो कि बजट का 31.5% है। तो पूंजीगत परिसंपत्ति में 31.5% और राजस्व परिव्यय के लिए 1,26,071 करोड़ रुपए है, जो कि 68.5% है। तो ये याद रख लेना आप, पूंजीगत परिसंपत्ति का 57 है और राजस्व का 1,26,000 करोड़ है। ठीक है, और पूंजीगत परिसंपत्ति पर कितना खर्च किया है, 31.5%, और इसके साथ साथ राजस्व परिव्यय पर 68.5% खर्च किया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये।
जो पिछले बजट मतलब पिछले बजट की बात करें इतना ज्यादा है ये। इस यहाँ पर राजकोषीय घाटे की बात कही गई है। यहाँ पर जो राजकोषीय घाटा है ना, यहाँ कितना रहा है, रेवेन्यू एस्टीमेट जो है 2022 से 23 की बात कही गई है, इसमें राजकोषीय घाटा 3.29% रहा है। आपसे बस ये परसेंटेज ही पूछेगा कि जो राजकोषीय घाटा है उसका कितना परसेंट रहा है, और इसकी एक लिमिट होती है कि आप इतनी लिमिट तक खर्च कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब सरकार ना अपने सभी खर्चों को पूरा करने के लिए किसी से उधार ले लेती है, एक तरीके की ये सिंपल सी बात होती है राजकोषीय घाटे की। और इसमें जो उधार है ना वो हमारे खर्चों से अधिक नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर ये कितना परसेंट है इसका, 3.29% है। इसमें कितना है यहाँ, 3.29%, जो कि कितना होना चाहिए, मतलब इतनी सीमा होनी चाहिए इसकी, 3.5%। तो राजकोषीय घाटे की अगर बात की जाएगी तो आप कितना टिक कर देंगे, 3.29% टिक करेंगे। और जीएसटीपी की कितनी होनी चाहिए, लिमिट कितनी है, 3.5%। तो आपसे ये तो पूछेगा नहीं, आपसे यही पूछेगा और आपको यही बताना होगा। ये कब की है, 2022 से 23 की है। और जो अब नेक्स्ट आएगा वो क्या होगी, इससे कम होगी, क्योंकि सरकार इसको कम ही करेगी, इसी से सरकार का फायदा होगा। 2023 से 24 के लिए कितना डिसाइड किया गया है, 2.29% इसका जो लक्ष्य है वो रखा गया है कि हम इतना जीएसडीपी में राजकोषीय घाटा जो है ना इसको कम कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है राजस्व घाटा। राजस्व घाटे का मतलब ये है कि जब सरकार ना अपनी जो उधार ली गई है, जो अपनी कमाई है उसमें पूरा व्यय नहीं कर पा रही है, पूरा मतलब खर्चे नहीं कर पा रही है, उसके खर्चे बहुत अधिक होने लगे, इससे उसको बहुत अधिक बाहर से भी ऋण लेना पड़ रहा है, तो उसका राजस्व घाटा होता है। वो राजस्व घाटा जो है ना, इसमें क्या होने चाहिए, सरकार के खर्चे कम होने चाहिए और आय क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये राजस्व घाटा जो है ना वो कम होगा। यहाँ पर सरकार क्या कह रही है कि हमने जो राजस्व घाटा है वो निरंतर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और ये 2022 से 23 में कितना था, 1.81% था। अब हमने इसको और कम कर दिया है, इसमें से 30 घटा देना, ठीक है, 81 में से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1.51% आ जाएगा राजस्व घाटा। इसके साथ साथ पीछे हमने राजकोषीय घाटा पढ़ा है, उसमें मैंने आपको कितना बताया, 3.5 पहले वाला था, और अब कितना होगा, 2.96% होगा। और राजस्व घाटा पहले कितना था, 1.81% था, अब कितना होगा, 1.51% होगा। ठीक है, ये सारी बातें याद रखनी है। राजकोषीय घाटा मैंने आपको कितना बताया है, 3.29%, 2022 से 23 का था वो, और 2023 से 24 का मैंने आपको 2.96% बताया है। इसके बाद राजस्व घाटा मैंने आपको बताया है 2022 से 23 का 1.81%, इसमें से आप 30 माइनस करेंगे 81 में से, तो 1.51%। ठीक है, यानी कि इसको कम करती जा रही है। अगर सरकार इसे कम करेगी तभी मतलब सरकार का काम चलेगा, तभी हमारा जो राज्य है ना वो आगे जा पाएगा। इसके बाद है पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आप पूछेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, जैसे सरकार जो बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं या हॉस्पिटल हैं, जिस तरीके से हॉस्पिटल है, स्कूल है, रिवर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन पर ज्यादा पैसा लगाती है, तो वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। पूंजीगत व्यय का आर्थिक विकास पर सीधा प्रभाव पड़ता है। देखिए आर्थिक विकास पर प्रभाव कैसे पड़ेगा इसका, क्योंकि अगर आपके यहाँ स्कूल अच्छे हैं, हॉस्पिटल अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी है, तभी आपकी ग्रोथ होगी। तो सरकार कुल व्यय में पूंजीगत व्यय के अनुपात को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यहाँ पर 2023 से 24 में पूंजीगत हिस्सेदारी का 31.5% बढ़ाकर कितना 31.5% बढ़ाकर प्रदेश के पूंजीगत व्यय को 57,878 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए सरकार ने 57,000 करोड़ रुपए क्या किए हैं, खर्च करे हैं। यानी कि हम यहाँ पर जो पूंजीगत कैपिटल एक्सपेंडिचर है उस पर 31% खर्च कर रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। यहां पर अब बताया गया है इसका टोटल, यहां हरियाणा का जो 1 सेकेंड, ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना हरियाणा का मतलब यहाँ जीडीपी की बात कर रहा है कि जो हरियाणा है ना वो अपनी जीडीपी में कितना योगदान देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कितना योगदान दे रहे हैं, हरियाणा कितना योगदान दे रहा है। जिस तरीके से देश की जीडीपी होती है तो उसमें अलग अलग स्टेट्स क्या करते हैं, जीडीपी में योगदान देते हैं। तो उसी तरीके से हरियाणा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो जो डाटा मैंने आपको रिपीट कराए हैं और जो आपको कहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको आपको याद रख लेना है, क्योंकि मैंने ये टेस्ट सीरीज दी थी उसमें भी ये जीडीपी पूछी गई थी और उस टाइम मुझे आई नहीं थी। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेनी है, क्योंकि उस टाइम मैंने इसे पढ़ा ही नहीं था बजट को। अब मैंने ये बजट पढ़ लिया है, तो अगर आप आपके एग्जाम में आ जाता तो आपके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा।
तो हरियाणा के देश के जीडीपी में लगभग 3.86% का योगदान है। तो ये बात याद रखनी है कि देश की जीडीपी में हरियाणा का कितना योगदान है, वो 3.86% है। जिस तरीके से अगर देश जो 10 रुपए कमा रहा है ना, उसमें से 3.86% हम दे रहे हैं, ये बात है सिंपल सी इसकी। और हमारी खुद की जो जीएसडीपी है ना, वो कितनी है, 7.1% है। यानी कि जो हम आगे आने वाले ये जो एस्टिमेट है ना, वो कितनी है, 7.1% रहने का हमारा अनुमान है। इसके बाद ये याद रखना है, ये डाटा आपको याद रखना है, 7.1% और 3.86%। जीडीपी में हमारा योगदान 3.86% है और हमारे खुद की जो जीडीपी का अनुमान रहा है वो 7.1% रहा है। राज्य सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के सकल घरेलू उत्पाद से और प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय देश की प्रति व्यक्ति आय से अधिक है। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है कि जो जीएसडीपी है ना, उसकी वृद्धि दर जो देश की जीडीपी है और उसका जो प्रति व्यक्ति आय है, मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हमारी प्रति व्यक्ति आय जो है ना, वो देश की प्रति व्यक्ति आय से क्या है, ज्यादा है। बस सिंपल सी बात है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में हरियाणा की हिस्सेदारी 2014 से 15 में 3.52% से बढ़कर 2022 से 23 में कितनी हो गई है, 3.86% हो गई है। यहाँ मैंने आपको पढ़ाया था ना, 3.86% रहेगी। पहले कितनी थी हमारी, 2014 से 15 की बात कर रहा है, पहले 3.52% थी और अब बढ़कर ये कितनी हो गई है, 3.86% हो गई है। तो ये सारे डाटा अपने दिमाग में एकदम फिट कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर इसको 2-3 बार रिपीट करके पढ़ोगे, याद हो जाएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके बाद है पर कैपिटा इनकम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका पर कैपिटा इनकम का। यहाँ से आपके करंट के बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आपको ये याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि बजट से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर उठेगा। ठीक है, यहाँ पर है राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। जो पर कैपिटा इनकम है आपकी 2014 से 15 की पूछ रहा है कि आपकी इतनी थी, और इसके बाद 2022 से 23 में इतनी हुई है, और ये अब 2000 जो अब का जो है ना 2022 से 23 में ये इतनी होने की संभावना है इसकी। यहाँ पर ये कह रहा है 2014 से 15 में वर्तमान मूल्यों पर 86,647 रुपए थी, जो वर्ष 2022 से 23 में बढ़कर, मतलब इनकी संभावना थी कि कितनी हो गई है, 1,70,000। ठीक है, जबकि हरियाणा के लिए देश की बात कर रहा है, देश की बात कर रहा है कि देश कितनी थी, और हमारे हरियाणा के लिए बात कर रहा है कि 2014 से 15 में 1,47,000 रुपए हमारे हरियाणा की पर कैपिटा इनकम थी। यही बात मैंने आपको ऊपर बताई है कि हमारे जो हरियाणा है ना, हरियाणा की पर कैपिटल इनकम देश की पर कैपिटल इनकम से क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पर आप इनका आंकड़े देख सकते हैं। यहाँ पर हमारी कितनी थी 2014 से 15 में 1,47,000 थी, और अब हमारी जो है ना 2022 से 23 में बढ़कर 2,96,685 रुपए हो गई है। मुझे तो नहीं पता भाई कहाँ जाते हैं पैसे इतने सारे, एक बंदे की इतनी कमाई है ना। तो ये टोटल 3 लाख रुपए है, अप्रोक्सीमेट आप इसको 3 लाख कह सकते हैं। ठीक है, अब 2023 से 24 के बजट में कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं हमारा। अब यहाँ पर ये सारा डाटा हमारा खत्म हो चुका है। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि एक बार मैं आपको बस ऐसे बता देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा, भूलेंगे नहीं आप इसको। ये हमने कितने करोड़ का बजट पास किया है, 1,83 का बजट पास किया है, और ये कितना प्रतिशत अधिक है, 11.6% अधिक है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 5.62% रही थी पिछले बार 2014 से 15 से लेकर 2022 से 23 तक की। अब कितनी रहेगी, 4.58% रहेगी। ठीक है, इसके साथ साथ प्राइमरी सेक्टर में 19%, सेकेंडरी सेक्टर में 29% है, टर्शरी सेक्टर में हमने कितना लगाया है, 50% लगाया। ये बात याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद जो डेब्ट है ना, डेब्ट में 25.78%, ये कब का है, 2022 से 23 का है। और इसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा है 2023 से 24 का कितना है, 25.45% है। ठीक है, और ये कितना नहीं होना चाहिए, 33% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ हमने पढ़ा है कि जो पूंजीगत पर संपत्ति है उस पर हमने 31.5% पैसे व्यय किए हैं, और राजस्व के लिए हमने यहाँ पर 68% खर्च किया है। इसके बाद राजकोषीय घाटा जो है ना वो 3.29% था पिछली बार, और अब की बार जो रहेगा वो 2.96% रहेगा। इसके साथ साथ नेक्स्ट हमने पढ़ा है यहाँ पर, ये 1.81% था राजस्व घाटा, इसमें से 30 माइनस किया था तो 1.51%। ये बस रिवाइज करा रही हूँ इसलिए फटाफट बोल रही हूँ। इसके बाद पूंजीगत व्यय की बात थी, ये हमने बस इसमें कुछ ज्यादा पॉइंट्स नहीं पढ़े हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था। सकल घरेलू उत्पाद जो वो 3.86% है। इसके साथ साथ जो हमारा जीएसडीपी है वो 7.1% रहने वाला है। इसके साथ साथ पर कैपिटा इनकम की बात थी, तो पिछले 2014 से 15 में हमारी पर कैपिटा इनकम 1,47,000 रुपए थी, और अब हमारी कितनी है 2022 से 23 में 2,96,000, अप्रोक्सीमेट कितनी हो जाएगी, 3 लाख हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके ये
यहाँ आपको ज़्यादा डाटा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर जो बजट का पैसा है ना वो कैसे आता है, मतलब रुपया जो सरकार है ना वो कैसे कमा रही है और उसको कैसे खर्च करती है। तो यहाँ पर जो पैसा है ना सबसे ज़्यादा तो हम किससे लेते हैं, उधार से ले रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात है, सबसे ज़्यादा पैसा मांग के ला रहे हैं भाई, ठीक है, उधार से ले रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा हम उधार से ले रहे हैं 35%। यानी कि जिस तरीके से आगे आगे वाले पेज पर उसको एक्सप्लेन भी करके बताया गया कि बैंकों से ले रहे हैं, नाबार्ड से ले रहे हैं, इस तरीके से पूरा डिटेल से दिया गया है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो 35% उधार से, सबसे ज्यादा पैसा हरियाणा सरकार उधार से ले रही है। उसके बाद सेकंड जो है ना वो हमारे जैसों से टैक्स ले लेके इकट्ठा कर रही है। तो राज्य का अपना कर है 42% है। सबसे ज्यादा पैसा सरकार जो है ना वो टैक्स से ले रही है, ठीक है, यानी कि टैक्स से इकट्ठा करी है। सेकंड नंबर पर था, सेकंड नंबर पर उधार से ले रही है पैसा। तो याद रख लेना, ये बात मैंने गलती से बोल दिया था। तो राज्य का जो अपना टैक्स है ना वो कितना है, 42% है। यानी कि खुद के जो टैक्स हैं जैसे GST है, SGGST है और बहुत सारे कर हैं, कस्टम है, इस तरीके के जितने भी कर है ना उनसे कमा रही है सरकार। उसके बाद सेकंड जो है ना बोरोविंग, यानी कि उधार से कमा रही है। उसके बाद जो थर्ड है ना, थर्ड नंबर पर जो सेंटर है, क्योंकि सेंटर भी तो अलग अलग स्टेट्स को खर्चा देते हैं, पैसे देते हैं, तो वो सब किसने दिया है, यहाँ पर केंद्र से लेती है कितना, 11%। इसके बाद जो गैर कर हैं उनसे कमा रही है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा, ये सारी चीजें हैं। और इसके बाद में हमारे यहाँ पर जो सरकार है वो किससे पैसा कमाती है, अन्य जो भी बातें अन्य रिसिप्ट रह जाती है, इसमें हम समझ लेते हैं नेक्स्ट वाले पेज पर। तो यहाँ पर कैसे आता है पैसा, देखिए इसमें आपको डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि सरकार सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से, मतलब सरकार को सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से मिल रहा है और सरकार सबसे ज्यादा पैसा खर्च कहाँ पर कर रही है। तो सबसे ज्यादा पैसा सरकार को किससे मिल रहा है, राज्य का अपना जो टैक्स है, यानी कि SGST है 18%, वेट लगाती है, जो स्टेट एक्साइज है, स्टैंप है, वाहन कर है, इन सब से जो सरकार है ना सबसे ज्यादा पैसा कमा रही है। इसके बाद सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताया था कि सरकार क्या लेती है, उधार लेती है, जैसे राज्य विकास ऋण ले लिया, स्टेट डेवलपमेंट लोन लेती है। इसके साथ साथ जो फूड प्रोडक्ट है उन पर लोन लिए जाते हैं, नाबार्ड से लोन लिया जाता है। भारत सरकार से भी तो ऋण लेती है सरकार, जैसे RBI से ले लिया और अदर सेक्टर से ऋण ले लिया, अदर सेक्टर से ऋण लेती है, ठीक है। तो ये दो मेन है आपके। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो केंद्र, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो में 11% क्या देती है, पैसा देती है। इसके साथ साथ जो गैर राजस्व कर में ट्रांसपोर्टेशन आता है, अर्बन डेवलपमेंट है, खान और भू विज्ञान है, ब्याज है, ये सब, इन सब से पैसा मिल रहा है। और अन्य प्राप्तियां 3.51% है। तो आपको बस यही याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो पैसा है वो हरियाणा सरकार किससे कमा रही है, खुद के मतलब यानी कि हमारे टैक्स से कमा रही है, ऐसे याद रख लेना इसको। इसके साथ साथ सेकंड उधार से कमा रही है, थर्ड में केंद्र से मिल रहा है और फोर्थ में गैर राजस्व कर से मिल रहा है। इसके बाद अभी जो पैसा आया है ना, मान लो सरकार पैसा ले रही है तो वो कहीं ना कहीं लगाती भी तो है, हमारे डेवलपमेंट के लिए काम भी तो करती है ना। तो इसके यहाँ पर क्या है कि कैसे जाता है रुपया, तो यहाँ पर रुपया जो है ना सरकार सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर्स पर लगा रही है, यहाँ पर जो सरकार है वो सबसे ज्यादा किस में लगाती है, ऋण भुगतान में। यानी कि सबसे ज्यादा जो पैसा है सरकार किस पर लगा रही है, जो ऋण है ना, लोन है, लोन देने में, सॉरी बोरोविंग्स जो है सरकार ने क्या ली है, बोरोविंग्स ली है, यानी कि उधार पैसा लिया है। कोई कहीं से उधार लिया, जैसे नाबार्ड से उधार लिया था, केंद्र सरकार से उधार लिया था, ठीक है, जो फूड वाला डिपार्टमेंट था वहां से उधार लिया था। तो उन सब से जो पैसा उधार लिया है उनको चुकाने में सबसे ज्यादा पैसा वहां जाता है, ठीक है, ये बात याद रखनी है। इसके बाद सामाजिक सेवाएं, जो आपके लिए वेलफेयर स्कीम्स चला रही है सरकार और दूसरे सामाजिक काम कर रही है, मुफ्त में जो भी बांट रही है सरकार, वो सब सामाजिक सेवाओं में 30.51% पैसा लगाया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आर्थिक सेवाएं, इकोनॉमिक सेक्टर में पैसा लग रहा है, फिर सामान्य सेक्टर में पैसा लग रहा है, ठीक है। ये बात याद रखनी है आपको कि सबसे ज्यादा पैसा आता किस चीज से और जाता का है। सबसे ज्यादा पैसा सरकार को किससे मिल रहा है, जो हमारा खुद का राजस्व कर है उससे, और सरकार सबसे ज्यादा पैसा किस में दे रही है, उधार चुकाने में दे रही है। बस ये पॉइंट्स याद रखने आपको, ठीक है। परसेंटेज वगैरह इसमें नहीं पूछेगा आपसे, बस ये पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा पैसा किससे मिलता है। और अगर आपको ये पता होगा ना कि इतना मतलब हमें इन सेक्टर में मिल रहा है, तो ऑप्शन देखकर आप इसको आसानी से टिक कर पाएंगे, परसेंटेज भी टिक कर लेंगे आप। इसके बाद यहाँ पर कैसे जाता है रुपया, अब ये वही बातें हैं, सामाजिक सेवाएं सबसे ज्यादा शिक्षा में, ठीक है, समाज कल्याण में, स्वास्थ्य और परिवार में, जन स्वास्थ्य में और अन्य में। ऋण भुगतान जो मूलधन और ये ब्याज है, ये तो ये सिंपल सी बात लिखी है यहाँ। इसके बाद आर्थिक सेवाएं हैं, जैसे सिंचाई है, परिवहन है, नागरिक उड्डयन है, सड़क बनाना है, ग्रामीण विकास है। तो इन सब में जो सरकार है ना वो सबसे ज्यादा पैसा यहाँ पर भेज रही है। तो ये सारी बातें यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम। यहाँ पर अभी ये बताया गया कि
कौन से सेक्टर में हरियाणा सरकार ने कितना पैसा लगाया है। तो आपको ये बातें भी याद रख लेनी है। यहाँ पर जो सरकार है ना, उसने कृषि के लिए कितना बजट पास किया है, पहले कितना किया था और अब कितना किया है। तो एक बार बस इसको ऐसे ही मतलब देख लेना कि कहाँ पर कितना पैसा लगाया गया, क्योंकि कई बार इनमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। यहाँ पर जैसे कृषि है, एग्रीकल्चर है और दूसरी एक्टिविटीज है, उनमें 2022 से 23 में सरकार ने 5,778 करोड़ रुपए लगाए थे और अब यहाँ पर 7,000 प्लस करोड़ लगाए हैं। बस इतना याद रखना, 7,000 करोड़ लगाए थे, अब की बार का ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो बजट एस्टिमेट में कितने करोड़ है कृषि को लेकर, 7,000 करोड़। इसके बाद जो हमारी एजुकेशन है उस पर 20,000 करोड़ है, 20,000 प्लस करोड़ है। इतना ही डेटा याद रखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ऑप्शंस देखकर आप उसको टिक कर पाओगे, क्योंकि एग्जैक्ट आंकड़े सभी ऑप्शंस में सेम देखने को नहीं मिलेंगे आपको। यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के लिए 1600 प्लस करोड़ है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवार कल्याण, आयुष, इसके लिए 9,000 प्लस करोड़ है। घर है होम के लिए 68,000 है, ठीक है। इसके साथ साथ विद्युत और 8,000 प्लस है। समाज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये टिक करना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता, महिला और बाल कल्याण, अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग के लिए कितना है, 12,571 करोड़ रुपए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका ये, ठीक है। सामाजिक न्याय, अधिकारिता, महिला, बाल कल्याण, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग, इन सब के लिए कितना है, 12,500 करोड़ लगा लीजिए यहाँ पर। और पंचायतों का भी इंपॉर्टेंट है। पंचायत और ग्रामीण विकास के लिए 7202 रुपए है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ हमने क्या क्या पढ़ा, कृषि के लिए 7,000 करोड़ पढ़ा है, हमारी एजुकेशन के लिए 20,000 है, ठीक है। इसके साथ साथ जो मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने आपको बताया है, जो सामाजिक न्याय है उसके लिए 12,500 करोड़ है और पंचायत और ग्रामीण विकास के लिए 7200 करोड़ है। इसके साथ साथ आगे वाला पेज भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परिवहन पर पूछेगा तो 4,000 प्लस करोड़ है। शहरी विकास और नगर ग्राम नियोजन के लिए 6,000 प्लस करोड़ है। उद्योग और वाणिज्य के लिए 1,300 करोड़ है। सिंचाई और जल स्वास्थ्य के लिए कितना, यहाँ पर 6,6500 करोड़ है, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट्स याद रख लेने आपको। इसके साथ साथ यहाँ पर जन स्वास्थ्य के लिए 5,017 करोड़ है। सड़क और पुल बनाने के लिए 5,408 करोड़ रुपए है, ठीक है। इसके लिए ब्याज भुगतान में कितने करोड़ दे रही है सरकार, 21,000, यानी कि हमारी एजुकेशन से भी ज्यादा खर्च हो रहा है। वहां हमने 20,000 पढ़ा था ना, यहाँ पर 21,000 है देखो। और पेंशन में भी बहुत ज्यादा पैसा है, तो 13,000, ठीक है, 13,000 करोड़। यहाँ पर सार्वजनिक ऋणों की चुकौती करने में सरकार को 35,220 जो करोड़ का बजट है वो पास करना पड़ रहा है भाई। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा तो इसी में ही जा रहा है, सार्वजनिक ऋणों की चुकौती करने में कितना जा रहा है, 35,220 करोड़। इसके बाद हमने वहां पर उस पेज स्लाइड में एजुकेशन का पढ़ा था, यहाँ पर ब्याज भुगतान का है। और उस स्लाइड में हमने किसका पढ़ा था, यहाँ ये जो एजुकेशन है, इस पेज पर सबसे ज्यादा हमने एजुकेशन का पढ़ा था। और किसका पढ़ा है यहाँ सबसे ज्यादा, सामाजिक न्याय का। यहाँ पर हमने दो चीजें पढ़ी और दोनों में ऋण की बात की गई है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके जो ज्यादा वाले हैं याद रख लीजिएगा इनको आप। जैसे पेंशन देने में भी ज्यादा, पेंशन का भी पूछ सकता है, क्योंकि 2-3 जगह मैंने यहाँ पर पेंशन की बातें सुनी है, ठीक है। तो पेंशन का भी पूछ सकता है आपसे। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो योजनाएं हैं कि कृषि के लिए कितना काम किया है सरकार ने, ठीक है। इसके साथ साथ जो सरकार है, सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है, लोगों के लिए क्या किया है, मतलब जो अलग अलग हेल्थ सेक्टर है उन सब के लिए क्या किया, तो पढ़ लेते हैं हम। हरियाणा सरकार सुरक्षा न्यास योजना, मैंने जब आपको वेलफेयर स्कीम्स कराई थी तब भी आपको बताया था कि ये जो इंटीग्रेट कर दी, बीमा योजनाएं क्या कर दी, यहाँ पर जोड़ दी हैं इकट्ठी, और उसे क्या नाम दिया गया, हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास योजना, ठीक है। यहाँ पर मौजूदा बीमा योजनाओं को समेकित दावों की प्रक्रिया को सरल बनाने और लोगों को सीधे लाभ प्रदान करने के लिए हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास योजना की शुरुआत की गई है। इसमें कौन कौन लोग आते हैं, जिनकी जो सालाना आय है वो 1,80,000 लाख रुपए से कम है या इसके अंडर आते हैं वो। उसमें क्या होगा कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई दिव्यांग हो जाता है तो उसे सहायता दी जाएगी, और सहायता देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। यहाँ पर इसमें तो सबको इंटीग्रेट किया गया, इकट्ठा किया गया है, और इसके तहत क्या दी जाएगी, राशि दी जाएगी। अब ये जो सुरक्षा न्यास योजना ये क्या है, इसमें कौन कौन आते हैं, जैसे सफाई कर्मचारी हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, ठीक है, फायरमैन है, लाइनमैन है, इनकी मौत पर भी सहायता देने की बात कही गई है। व्यापारियों की मौत पर, कच्चे पक्के जो सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, नगर निगम में जो काम करते हैं, जैसे
उनकी भी जो दुर्घटना के दौरान मौत हो जाती है, ठीक है, यहाँ पर उन्हें भी क्या दी जाएगी, 5 लाख तक की सहायता दी जाएगी। जिस तरीके से खतरे में काम करने वाले ग्रुप डी और सी के जो कर्मचारी हैं, उनकी अगर वहां पर काम करते हुए मौत हो जाती है तो उन्हें 10 लाख रुपए की जो है ना सहायता दी जाएगी। आंगनबाड़ी वर्कर्स को 3 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। यहाँ पर जो आयु सीमा है वो इतनी निर्धारित की गई है कि अगर 6 ईयर्स की आयु है तो आपको 1 लाख रुपए, 6 से 18 है तो 2 लाख रुपए, 18 से 25 है तो 3 लाख रुपए, और 25 से 40 है तो 5 लाख रुपए, और 40 से 60 की आयु है ना तो कम कर दिए इन्होंने, अब 2 लाख कर दिए, ठीक है। तब तक यहाँ तक तो बढ़ती आ रही थी, पर 40 से 60 में पता है यहाँ पर ज्यादा मौत होती है लोगों की, तो यहाँ बड़े शाणे थे तो यहाँ पर पैसे कम कर दिए, है ना। आंतरिक लेखा परीक्षक करने के लिए राज्य लेखा परीक्षक विभाग बनाया जाएगा। मतलब जो भी जो पैसा गया है उसका पूरा लेखा जोखा देखने के लिए एक विभाग बनाया जाएगा। जैसे क्या नाम दिया गया है, लेखा परीक्षक विभाग। विशिष्ट नागरिकों को नागरिकों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय दिया गया है। ये जो विभाग है इसलिए बनाया गया है कि जितना सरकार पैसा दे रही है वो उतना लोगों के पास पहुंच भी रहा है या नहीं पहुंच रहा है, तो उसके लिए कौन सा डिपार्टमेंट है, लेखा परीक्षक विभाग। और सुरक्षा न्यास योजना में जो यहाँ पर हमने पढ़ा था 5 लाख की राशि, 10 लाख की राशि और 3 लाख रुपए की है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी एक योजना कंप्लीट हो गई है। इसके बाद जो कृषि सेक्टर में सरकार ने क्या क्या काम किया है, एक तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य जो है वो हमारी सरकार ने रखा है। पिछली बार भी अक्टूबर नवंबर के महीने में सरकार ने क्या किया था, जो प्राकृतिक खेती है ना उसके लिए एक तरीके का आयोजन किया गया था कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में। वहां पर गुजरात के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी उपस्थित थे उस समय में। तो यहाँ पर 20,000 एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि जो विदाउट फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का यूज किए बिना जो आप खेती करते हैं विदाउट एनी केमिकल। इसके तहत जो हरियाणा सरकार है उसने पहले 2 सेंटर पहले बना रखे हैं जहां पर प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इनका नाम क्या है, यहाँ पर कुरुक्षेत्र गुरुकुल और साथ साथ क्या था आपके यहाँ पर घरोंडा, ठीक है। तो ये 2 हैं, कुरुक्षेत्र और घरोंडा कहाँ है, करनाल में है ये। इसके बाद 3 सेंटर और बनाए गए हैं जहां पर किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रशिक्षण सिखाया जाएगा। इन्हें ट्रेनिंग बताई जाएगी कि किस तरीके से आपको ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पर जींद है, सिरसा है और मंगियाना है, ये 3 सेंटर बनाए गए हैं। इसके तहत कृषि गतिविधियों में ड्रोन को अपनाने के लिए, मतलब यहाँ पर जो ड्रोन है ना, ड्रोन से खेती करना सिखाया जाएगा। इसके तहत 500 जो युवा किसान हैं उन्हें क्या दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा कि आपको किस तरीके से ड्रोन से छिड़काव करना है। और यहाँ पर ढेंचा की खेती, अब ये ढेंचा एक तरीके की खेती है, इसके लिए भी सरकार जो है ना बहुत अधिक काम कर रही है। इसके लिए सरकार 720 रुपए प्रति एकड़ की दर से लागत का 80% वहन करेगी, ठीक है। 100 में अब यहाँ पर मतलब कहने का मतलब है कि अगर सरकार के पास 100 रुपए है तो उसमें से 72 रुपीज जो है ना वो ढैंचा की खेती पर लगाएगी। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धान की सीधी बिजाई। इससे क्या होता है कि जो मतलब वाटर को जो मतलब जल है ना उसको बचाने के लिए की जाती है ये, ठीक है। तो ये कब लागू हुई थी, ये योजना कब आई थी, मई 2022 में आई है, धान की सीधी बिजाई। इसके अधीन 2 लाख एकड़ क्षेत्र लाने का लक्ष्य रखा गया कि हम जो धान की सीधी बिजाई है ना इसके तहत इतना एरिया कवर करेंगे इस साल में, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर सरकार क्या देती है, इस योजना के तहत पैसे देती है, यहाँ मैंने लिखा भी है 4,000 प्रति एकड़ की सहायता से यहाँ पर पैसा दिया जाता है। और गिरते भूजल को रोकना है सरकार का, मतलब इसका मेन मोटिव क्या है, जो ग्राउंड लेवल जो हमारा वाटर कम होता जा रहा है ग्राउंड लेवल में उसको रोकना है। और कब लागू की गई है, 2022 में, ठीक है। पराली की खरीद के लिए 1,000 रुपए और पराली यानी कि सरकार क्या करेगी, यहाँ से पराली खरीदेगी और जिसका मैनेजमेंट करेगा ना उसके लिए ऐसी एजेंसियों को 1,500 रुपए प्रति टन देगी यहाँ पर। इसके साथ साथ ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती के अधीन 1 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है। मिट्टी लवणता और जल भराव से प्रभावित 50,000 एकड़ भूमि के सुधार का लक्ष्य है। जो CCSRI है यानी कि जो मिट्टी लवणता केंद्र संस्थान है वो आपका करनाल में है। इसके साथ साथ शहद गुणवत्ता प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी, शहद के लिए व्यापार नीति बनाई जाएगी, ठीक है। यहाँ पर इसके लिए जो सेंटर है ना कुरुक्षेत्र में भी बनाया गया है। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये आपका जो लास्ट वाला पॉइंट है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पंचकुला का पिनगवा जिला नूह और मुनीमपुर जिला झज्जर, ठीक है। एक पंचकुला, साथ साथ नूह का पिनगवा गांव है कोई, और झज्जर का मुनीमपुर गांव है। वहां पर बागवानी फसलों के लिए 3 एक्सीलेंस सेंटर बनाए जा रहे हैं, ठीक है।
हॉर्टिकल्चर एक्सीलेंस सेंटर कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे? ये पंचकुला में, पिनगवा में और मुनीमपुर में। मुनीमपुर कहाँ का गांव है? झज्जर का। पिनगवा गांव है नूह का, और ये पंचकुला। तो आपको ये बातें याद रख लेनी है। 3 सेंटर बनेंगे, 3 सेंटर हॉर्टिकल्चर के लिए और 3 सेंटर ही प्राकृतिक खेती के लिए। ठीक है, प्राकृतिक खेती के लिए जो सेंटर है एक HAU हिसार में बनेगा। इसके साथ साथ सिरसा का मंगियाना और जींद 2 पहले से ही हैं, तो ये बात आपको याद रख लेनी है। इसके बाद पशुपालन के लिए सरकार क्या कर रही है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करके लिखा है। पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता विकास के लिए हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन शुरू किया जाएगा। तो जो हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन है ये क्या है? इसके तहत हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड, इसे कौन लागू करेगा? हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड लागू करेगा। विश्वकर्मा यहाँ पर इसमें 2 यूनिवर्सिटी काम करेंगी। एक तो कौशल यूनिवर्सिटी है, साथ साथ लुवास यूनिवर्सिटी है। और पशुधन को एक व्यवसाय बनाया जाएगा, यानी कि इन्हें सिखाया जाएगा किस तरीके से आप मतलब ये पशु पाल सकते हैं, इसमें आपको यही फायदा होगा। इसमें जैसे मवेशी पालन, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, इन सबको ऐड किया गया है। इसके साथ साथ 70 नई मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां बनाई जाएंगी। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी आपका पलवल, महेंद्रगढ़, अंबाला, फतेहाबाद। इसको APMA से याद कर सकते हैं आपने, MA की। ठीक है, A से क्या है? अंबाला, P से है आपका यहाँ पर पलवल, इसके बाद M से महेंद्रगढ़ और A से अंबाला। यहाँ पर 4 पॉली क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे। गुरुग्राम और फरीदाबाद में 2 अत्याधुनिक सरकारी वेटरनरी पेट क्लिनिक स्थापित होंगे। इसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, मैंने टेस्ट सीरीज दी थी, वहां भी ये क्वेश्चन था। हरियाणा गौ सेवा आयोग के लिए पहले बजट कितना था? यहाँ पर 40 करोड़ का, और अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 400 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रख लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मतलब जो गाय है ना, उनकी हत्या के लिए हमारी सरकार ने कानून भी बना रखा है। इसके तहत 3 से 10 साल की सजा भी होती है। गौशालाओं के लिए ग्राम पंचायतों की भूमि उनकी सहमति से उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद है सभी के लिए आवास। PM आवास योजना के तहत हमारी हरियाणा सरकार ने सभी के लिए आवास योजना शुरू की थी। ठीक है, उसके तहत क्या था कि 1,80,000 से कम जिनकी भी इनकम है उनके लिए नए घर बनाए जाएंगे। इसके बाद है हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। अभी आपके लिए आ गया। ठीक है, युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता हमारे लिए क्या है बजट में, ये भी पढ़ लेते हैं। इसके बाद 2 लाख बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो सुन लीजिए, यहाँ कौशल यानी कि कौशल के तहत आपको प्रशिक्षित किया जाएगा यहाँ पर। और 2 लाख युवाओं के लिए कितने करोड़ का है? 250 करोड़ का बजट है। इसके साथ साथ युवाओं के लिए स्टार्टअप, यानी कि स्टार्टअप क्या होता है? स्टार्टअप एक तरीके का आइडिया तो आपका होगा और पैसा मतलब आपको पैसा उपलब्ध कराया जाएगा, आपके आइडिया पर पैसा उपलब्ध कराया जाए, ये स्टार्टअप होता है। इसके तहत बैंक और वित्तीय संस्थानों के सहयोग से वेंचर कैपिटल फंड स्थापित किया जाएगा, यानी कि आइडिया आपका होगा और पैसा आपको बैंक और लोन के माध्यम से ये फंड के तहत दिया जाएगा। वेंचर कैपिटल फंड के लिए 200 करोड़ रुपए का कोष अलग से बनाया गया है स्किल्स बनाने के लिए। युवाओं को कौशल सशक्त बनाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मुख्यमंत्री कौशल मित्र फेलोशिप योजना शुरू की जाएगी। अब ये लागू नहीं हुई है, ये हमारे बजट में नेक्स्ट ईयर मतलब जो अब ये ईयर चल रहा है इसमें लागू की जाएगी। हर वर्ष 5,000 युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में कौशल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। याद रख लेना है, यहाँ पर आपके लिए क्या होगा? कौशल सेंटर बनाए जाएंगे जिसमें आप अलग अलग स्किल सीख पाएंगे और इसमें 5,000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके तहत कौशल विकास के लिए 50 राजकीय विद्यालय और तकनीकी कौशल संस्थानों में कौशल स्कूल भी बनाए जाएंगे। ठीक है, जो राजकीय विद्यालय होते हैं और ये जो ITIs वगैरह होती है इसमें क्या बनेंगे? कौशल स्कूल बनेंगे, जिससे कि आप क्या कर सके, आपकी जो एजुकेशन है ना वो आपको कहाँ ले जा सके? रोजगार वाली बना सके। ठीक है, इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए मानेसर में एक उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा, यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां बनेगा? आपके मानेसर में बनेगा। वही मैंने क्या कर दिया। ठीक है, ये क्या बनेगा? यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा, कहां पर? मानेसर में। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर किसी ने लैंग्वेज सीखनी है और सर्टिफिकेट लेना है तो भाई आप फ्री में सीख सकते हैं। आपकी इसके लिए कंडीशन है, आपकी जो इनकम है ना सालाना वो 6 लाख रुपए तक से मतलब कम होनी चाहिए। 6 लाख लिमिट है इसकी।
यहाँ पर आप फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं तो अगर सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए इसका जो खर्च है ना वो सरकार देगी आपको। सर अब यहाँ पर गर्ल्स के लिए है कि जो लड़कियां सरकारी ITI में प्रवेश लेती हैं उनको, और जिनकी आय 3 लाख रुपए से कम है, और उन लड़कियों को 250 रुपए वित्तीय सहायता कौन देगी? सरकार देगी। ठीक है, यहाँ पर जो सरकार है ना वो कितने रुपए दे रही है? 250 दे रही है। और किन्हें दे रही है? ITI में जो भी लड़कियां ITI में एडमिशन कराती हैं वहां से कुछ सीखती हैं। इसके बाद हरियाणा कौशल रोजगार निगम प्राइवेट सेक्टर में जनशक्ति की नियुक्ति करेगा। ये आपके लिए भाई ग्रुप C और D की कॉमन पात्रता परीक्षा के माध्यम से 65,000 से अधिक नियमित पदों पर भर्तियां कराई जाएंगी। ये आप सभी को पता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं हम। पंचायती राज के लिए क्या क्या किया जा रहा है? यहाँ पर आप एक वो टेंडर योजना आई थी ना उसके बारे में पढ़कर जाना, क्योंकि उसमें से भी मुझे लगता है कुछ ना कुछ पूछ ले, क्योंकि उसमें बहुत सारी लड़ाइयां हुई थी। तो टेंडर पढ़ लेना आप एक बार। टेंडर के बारे में क्या है वो? पंचायती राज संस्थान और ग्रामीण विकास, प्रत्येक जिला परिषद में अलग इंजीनियरिंग विंग बनाई जाएंगी। 700 पार्क और व्यायामशालाओं को आयुष्मान स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर में बदला जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, किसमें? 700 पार्क और व्यायामशालाएं, इन्हें किसमें चेंज कर दिया जाएगा? आयुष्मान स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर में। मतलब योगा वोगा वगैरह ऐसी चीजों को इकट्ठा कर दिया यहाँ पर। इसके साथ साथ गाँव में 1000 नई पार्क और व्यायामशालाएं बनाई जाएंगी। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, 1100 ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय खोले जाएंगे। कितनी ग्राम पंचायतों में? 1100 ग्राम पंचायतों में। ठीक है, ये इसकी शुरुआत जो हुई थी ना, लाइब्रेरी की जो शुरुआत है वो आपके करनाल के काचवा गांव से हुई थी। और जो आपका इंडिया का बजट है ना उसमें भी हमारी लाइब्रेरी को ऐड किया गया, और ये हमारे शुरू हुई थी करनाल से। लाइब्रेरी कोरोना के समय में शुरू की गई थी। इसके बाद है ग्राम पंचायत भवनों में 468 उच्च सुविधाओं वाले जिम्नेडियम, 780 महिला संस्कृति केंद्र बनाए जाएंगे। 750 ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। इतना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। प्रधानमंत्री, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टिक कर लेना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 9 परियोजनाएं अगले 5 वर्षों में भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम महेंद्रगढ़ और यमुनानगर में लागू की जाएंगी। ग्राम पंचायतों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट संयंत्र लगाए जाएंगे। ये आपके EVS में भी है टॉपिक, पढ़कर जाना। ठीक है, इसके बाद है शहरी विकास। शहरों के लिए क्या करेंगे? तो गाँव के लिए था, अब शहरों के लिए शेष पात्र अनअधिकृत कॉलोनियां बनाई जाएंगी। दिव्य नगर योजना, अब ये दिव्य नगर योजना क्या है? इसके तहत मतलब जो जिस तरीके से गांव में जैसे यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स लगती है शहरों में, ठीक है, और इसके साथ साथ जैसे पार्क है और भी बहुत सारे जो काम होता है डेवलपमेंट का, वो सब मतलब यहाँ पर इसका दोबारा से काम देखा जाएगा। उसके लिए 500 करोड़ रुपए का क्या है खर्च किया गया है। और हमारे नगर के लिए क्या एक योजना लाई गई जिसे नगर दर्शन पोर्टल का नाम दिया गया है। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था। ठीक है, बड़े शहरों में सीवरेज के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 200 करोड़ की राशि अलग से दी जाएगी। नगर निगम, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो जरूरी नहीं है, ये जरूरी है। ठीक है, 50 स्थान पर आने वाली पालिकाओं में सफाई कर्मचारियों को 1000 रुपए प्रति प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ठीक है, टॉप 50 नगर पालिकाओं को। इसके साथ साथ है नगर और ग्राम आयोजना। ग्राम आयोजना इसका मतलब क्या है? विवादों का समाधान के तहत 2000 करोड़, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका लैंड पूलिंग वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लैंड पूलिंग स्कीम के तहत 10 शहरों और कस्बों में आवासीय सेक्टर और 10 क्षेत्रों में औद्योगिक सेक्टर बनाए जाएंगे। ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। इसके तहत HSIIDC जिसका हेडक्वार्टर पंचकुला में है और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, ये दोनों काम कर रहे हैं। इसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना की जाएगी। फरीदाबाद और सोनीपत में रैनीवेल सिस्टम पर आधारित गुरुग्राम में नहर के पानी से जल आपूर्ति वृद्धि परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। ठीक है, इसके साथ साथ रेंजागला चौक में इंदिरा गांधी हवाई अड्डे तक, मतलब ये ग्लोबल सिटी बनाई जा रही है, मानेसर पंचगांव तक। असोदा तक बहादुरगढ़ मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। यहाँ पर सांझी डेयरी योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सांझी डेयरी योजना के तहत ग्राम पंचायत और पैक्स की भूमि पर पशु शेड बनाए जाएंगे। 1500 नए हरित स्टोर खोले जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, हरित स्टोर खोले जाएंगे 1500। इसके बाद खेलों के लिए क्या क्या है? यहाँ पर हरियाणा खेल अकेडमी की स्थापना की जाएगी। अंबाला और पंचकुला में 200 बिस्तर क्षमता वाले खेल छात्रावास स्थापित किए जाएंगे। कहाँ कहाँ पर? अंबाला में, यानी कि शिवालिक की पहाड़ियों में, याद कर लेना, अंबाला और पंचकुला में खेल छात्रावास बनाए जाएंगे। और कुरुक्षेत्र जिले में साइकिल वेलोड्रम और करनाल जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर बनाया जाएगा। करनाल में वाटर का बनेगा, कुरुक्षेत्र में साइकिल का।
ठीक है। चोटिल जो भी खिलाड़ी है जिन्हें चोट लग जाती है तो उनके लिए एक स्कीम शुरू की जाएगी जिसे नाम दिया गया है मास्टर चंदगी राम स्पोर्ट्स पर्सन इंश्योरेंस बेनिफिट योजना। ये इंपॉर्टेंट है। रोहतक और हिसार में वैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण पुनर्वास केंद्रों का निर्माण किया जाएगा, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद शिक्षा में जो पीएम श्री योजना है इसके तहत हर ब्लॉक में 2 स्कूल खोले जाएंगे। सूचना जो IT सेक्टर है उसके लिए पंचकुला में विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, कहां पर होगा विद्या समीक्षा केंद्र? पंचकुला में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। यहां पर शिक्षा के लिए क्या क्या काम होंगे, जैसे ऑनलाइन शिक्षा है उसके लिए जो SCRT है गुरुग्राम में एक सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा। जो SCRT कब बना था? 1979 में बना था। आपका हरियाणा बोर्ड जो है ना वो 1969 में बना है, इसको याद कर लेना। इसमें 10 ऐड करोगे तो हमारे लिए SCRT आ जाएगा। ठीक है, सॉरी। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र बनाए जाएंगे। सभी शेष सरकारी स्कूलों में ड्यूल डेस्क बनाए जाएंगे। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस मैं वही आपको बता देती हूँ। यहाँ पर 6ठी से 8वीं तक कौशल शिक्षाएं लागू की जाएंगी। 3 लाख रुपए तक की आय वाले परिवारों को 1000 छात्रों को, मतलब जिनकी आय जो 3 लाख रुपए है उनके 1000 छात्रों को सिलेक्ट किया जाएगा और उन्हें फ्री कोचिंग दी जाएगी। इसके बाद शैक्षणिक स्तर 2023 से 24 में जो मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, कॉलेज है, वहां पर विद्युत वाहन, मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन, फार्मेसी, ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है। कॉलेज और पॉलिटेक्निक स्कूलों के जो टीचर्स हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए शिक्षक पुरस्कार योजना शुरू की जाएगी। ठीक है। इसके बाद में यहां पर है स्वास्थ्य के लिए क्या क्या, ये इंपॉर्टेंट है आपका चिरायु योजना, यानी कि 3 लाख तक की आय वाले लोग चिरायु योजना में शामिल होंगे। 2022 में ये योजना आई थी। 5 लाख तक की आर्थिक सहायता इसके तहत दी जाती है। हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जिसने आयुष्मान कार्ड को आधार से जोड़ा है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस रोहतक और शहीद हसन खान मेवाती गवर्नमेंट कॉलेज नल्हाड़नू में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है। इसके बाद निष्कत यानी कि जो दिव्यांग है उनके लिए पंचकुला में स्टेट एक्शन सहानुभूति सेंटर बनाए जाएंगे। समानुभूति सेंटर कहाँ बनेंगे? पंचकुला में। किसके लिए? दिव्यांगों के लिए। इसके बाद सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण के लिए एकीकृत सैनिक सदन बनाए जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर अब ये जो वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजनाओं के लिए, ये जो वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना है वो कितनी कर दी गई है? 1 अप्रैल से 2500 रुपए से बढ़ाकर 2750 कर दी गई है। ठीक है, पर मतलब 250 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की आय पात्रता यानी कि पहले 2 लाख सीमा थी, अब कितनी है? 3 लाख सीमा है। इसके बाद वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा जो सहित सभी सुविधाएं हैं वो एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो जाएंगी। इसके लिए वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम योजना शुरू की गई है। इसके बाद यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर जो इसके बाद में यहाँ जो दिव्यांग हैं और विशेष बच्चे हैं उनके लिए जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों का संचालन किया जाएगा। ठीक है। जो नागरिक सेवा आश्रम योजना है ये 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु के लोगों के लिए है। इसमें 25,000 रुपए से कम जिसकी इनकम है उसको ऐड किया जाएगा। इसमें बुढ़ापा पेंशन को छोड़कर बात की गई है, तो यहाँ पर उनकी 25,000 इनकम से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। इसके बाद खाद्य और नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले, इसमें आपका कोई ये इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर नागरिक श्रमिकों के बच्चों के लिए निर्माण स्थल पर ही क्रैच, प्ले स्कूल और साइट खोले जाएंगे। पहले बचपनशाला खोली गई हैं। श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लेबर हॉस्टल बनाए जाएंगे। जो श्रमिक होते हैं ना उनके लिए हमारी जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है उसमें ही क्या बनेंगे? लेबर हॉस्टल बनेंगे। श्रमिकों के बच्चों के लिए ट्यूशंस में अनुदान मिलेगा, छात्रावास शुल्क मिलेगा, पुस्तकें मिलेंगी। कंप्यूटर व्यावसायिक और उच्च शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री श्रम योगी प्रतिभावान योजना शुरू की जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेना, 2023 में होगी। ठीक है। अब यहाँ पर जो SDG है ना, ये SDG मैंने लिखा है 17 गोल है SDG में, जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। यहाँ पर जो हमारा इंडिया का हरियाणा का बजट है 68% जो है ना इसी पर बेस्ड है। ये नीति आयोग, इसको नीति आयोग तैयार करता है। ठीक है। और हमारे हरियाणा ने जो इसका टारगेट रखा हुआ है वो 2030 तक रखा है। ठीक है। और वैसे इंडिया का जो है ना वो 2070 तक का है, बट ऑल ओवर जितने भी वर्ल्ड की कंट्रीज है ना उन्होंने अपना जो ये जो एजेंडा रखा है 2050 तक का रखा हुआ है। पर्यावरण और वन की बात करें तो प्रत्येक जिले में 5 से 10 एकड़ क्षेत्र में जंगल में सीता, अशोक, कृष्णवट, अलग अलग तरीके के पेड़ों की बात की गई है। उनके तहत अमृत वन विकसित किए जाएंगे। तो हमारे यहाँ क्या अलग अलग ऑक्सी वन लगाए गए हैं। ठीक है। और पंचकुला का जो ऑक्सी वन है ना, अभी हमारे हाल ही में जो पंडित जसराज जी हैं उनकी जयंती पर जो पंचकुला का ऑक्सी वन है उसका नाम क्या रखा गया? पंडित जसराज के नाम पर रखा गया है। हरियाणा का बणी पुनर्वास नामक योजना के तहत 200 गाँव में बढ़िया
यूनिवर्सिटियां विकसित की जा रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट है उद्योगों में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये थर्ड वाला, ठीक है। इसके तहत अंबाला और गुरुग्राम में डेटा सेंटर पार्क स्थापित किए गए हैं। इनकी स्थापना के लिए सब्सिडी, ब्याज, सबवेशंस, स्टाम्प शुल्क में छूट दी जाएगी। फरीदाबाद और पानीपत में विश्व स्तरीय प्रदर्शनी सह व्यापार केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। हिसार, अंबाला, महेंद्रगढ़, तीन है ये। एचएएम से याद कर लेना। एचएएम में क्या बनेंगे? लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे, ठीक है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, MAH। महेंद्रगढ़, हिसार, अंबाला और हिसार। रेलवे के लिए बहादुरगढ़ और कैथल में एलिवेटेड रेलवे लाइन बनाई जाएगी। इसके बाद प्रदेश में 5000 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जाएंगे, नए बाईपास बनेंगे। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई जरूरी नहीं है। जन स्वास्थ्य के लिए 100 किलोमीटर की लंबी सीवर लाइन बिछाई जाएंगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपका। यहाँ पर सिंचाई के लिए क्या क्या काम होगा? अटल भूजल योजना, यानी कि भूजल प्रबंधन में सुधार लाना इसका लक्ष्य है, ठीक है। इसके तहत गांव में 1000 पीजोमीटर स्थापित किए जाएंगे। पीजोमीटर क्या होते हैं? गहराई मापने के लिए यूज किए जाते हैं। और टेंटोमीटर क्या होता है? जिससे वाटर की क्वालिटी को मापा जाता है, वो टेंटोमीटर होता है। अगर आपने वाटर पॉल्यूशन पढ़ा है तो आपने उसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। लगभग 2 लाख एकड़ खेती योग्य कमांड क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया जाएगा। सूक्ष्म सिंचाई जैसे ड्रिप सिंचाई है, फुहारा सिंचाई है। 4000 ऑन फार्म वाटर टैंक लगाए जाएंगे। गन्ने की खेती के लिए, इंपॉर्टेंट है, गन्ने की खेती के लिए 2 लाख एकड़ क्षेत्र को कवर किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। जल सिंचन वाला 12000 रिचार्ज बोरवेल और छत पर वर्षा का जल इकट्ठा करने का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सतलुज यमुना लिंक के लिए 101 करोड़ रुपए और महेंद्रगढ़ के निजामपुर खंड में 10 जलाशयों का विकास किया जाएगा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं था, ठीक है। इसके तहत एनर्जी में क्या काम किया? 800 मेगावाट क्षमता के लिए थर्मल पावर प्लांट लगाया गया है। नलकूप कनेक्शन जारी किए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है। PM कुसुम योजना, इसके तहत जो सोलर पंप लगाए जाते हैं, इसमें 70,000 नए सोलर पंप लगाए जाएंगे। और हमारे हरियाणा में मनोहर ज्योति योजना के तहत भी सोलर पैनल लगाए गए हैं, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर कनेक्टेड रूफ स्टॉप, ये सोलर सेंटर की बात कर रहा है। इसके बाद है पर्यटन के लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लेना इसको, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर गुरुग्राम और नूह जिलों में 10,000 एकड़ की भूमि पर अरावली सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा। सबसे बड़ा सफारी पार्क UAE में, हमारे हरियाणा के CM भी गए थे। यहाँ पर गुरुग्राम में तो 6000 एकड़ की भूमि और नूह में 4000 एकड़ की भूमि को कवर किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंड पॉइंट भी, महेंद्रगढ़ जिले में चौवन ऋषि के प्राचीन आश्रम ढोसी की पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। 652 मीटर ऊंची कुलताजपुर गांव में है। सूरजकुंड में अक्टूबर से नवंबर में 2023 में दिवाली उत्सव मेला मनाया जाएगा। ये कौन सा, ये जो है ना सूरजकुंड मेला, इसका थीम स्टेट कौन रहा है? 8 नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री रही हैं और इसकी थीम कंट्री जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है परिवहन के लिए 200 मिनी बस चलाई जाएंगी। 100 में से 200 मिनी बस होंगी। टिकटिंग प्रणाली शुरू की जाएगी। सार्वजनिक निजी भागीदारी में गुरुग्राम, बल्लभगढ़, हिसार, सोनीपत, करनाल, पीपली में मल्टी मॉडल बस पोर्ट बनाए जाएंगे, ठीक है। एक बार इसको रीड कर लेना, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है इनको, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भिवानी और नूह में ड्राइविंग प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान खोले जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। गुरुग्राम में 26 एकड़ भूमि पर हेली हब बनाया जाएगा। पायलटों को प्रशिक्षण देने के लिए 10 सिंगल इंजन ट्रेनर एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। महेंद्रगढ़ के गोलवा गांव में तांबे के खनिज ब्लॉक की नीलामी की जाएगी। इसके बाद जींद में अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। चंडीगढ़ में अतिरिक्त विधानसभा, ये इंपॉर्टेंट है, चंडीगढ़ में हमारा जो विधानसभा नया बन रहा है उसके लिए 50 करोड़ रुपए का क्या किया गया? प्रावधान किया गया है। चंडीगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुमंजिला आवास बनाया जा रहा है। इसके बाद साइबर मामले होते हैं उनके लिए एक फोरेंसिक साइंस यूनिट बनाई जा रही है। विस्फोटकों और नशीले पदार्थों का पता लगाने के लिए कैनाइन ब्रीडिंग कम ट्रेनिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर भिवानी, अंबाला, रेवाड़ी, करनाल, गुरुग्राम में 6 मॉडल जिला स्तरीय ई-लाइब्रेरी स्थापित की जाएंगे। अंबाला में, भिवानी में, हिसार में, रेवाड़ी और करनाल और गुरुग्राम में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक योजना के तहत कलाकारों को 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। हरियाणा लोक परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए हरियाणवी कला प्रसार योजना स्थापित होगी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंत्योदय परिवारों पर केंद्रित
योजनाओं के लाभ तक सीधे पहुंचने के लिए सेवा सेतु पोर्टल लागू किया गया है। तो आपका जितना भी मेन पॉइंट बजट के थे मैंने आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये समझ में आए हैं तो आप इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।